6, 7, 8, 9। इसमें हमने किस किस की बात की थी? 0, 1, 5 और 6। अगर आप आए होंगे तो कल बताओ, देखे 0 पे कितनी भी घात आए इकाई अंक क्या होगा? 0। 1 पे कितनी भी घात आए इकाई अंक 1। 5 पे कितनी भी घात आए इकाई अंक 5। और 6 पर कितनी भी घात आए इकाई अंक 6। यानी 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब बचे हुए की बात कर रहे हैं, लिखो 2, 3, 4, 7, 8 व 9। सभी की एक साथ ही बात करेंगे। 2, 3, 4, 7, 8 व 9 का इकाई अंक का पता लगाने के लिए 2, 3, 4, 7, 8, 9 के इकाई अंक का पता लगाने के लिए घात में हमेशा 4 का भाग देते हैं। घात में हमेशा 4 का भाग देते हैं। सबसे पहले मैंने कल बताया 0 का हमेशा 0 होता है, 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। जरूरी थोड़ी है यही आए, इनके अलावा कुछ भी आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 7 आए, 8 आए व 9 आए, इनके इकाई अंक का पता लगाने के लिए घात में हमेशा 4 का भाग देते हैं। 4 का क्यों देंगे ये भी बताऊंगा। लिख लिया यहां तक? घात में हमेशा 4 का भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो भी शेष बच जाए, भाग देने के बाद जो भी शेष बच जाए उसे घात के स्थान पर लिख देते हैं। भाग देने के बाद जो भी शेष बच जाए उसे घात के स्थान पर लिख देते हैं। यदि एक शेष बचे तो 1 लिख दो। यदि एक शेष बचे तो 1 लिख दो। 2 शेष बचे तो 2 लिख दो। 3 शेष बचे तो 3 लिख दो। किंतु 1 शेष बचे तो 1 लिख दो, 2 शेष बचे तो 2 लिख दो, 3 शेष बचे तो 3 लिख दो। किंतु यदि 0 शेष बचे, तो 0 न लिख करके 4 लिखा जाता है। 0 न लिख करके 4 लिखा जाता है। कल हमने इकाई अंक की चर्चा की थी। 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। अगर 2 के लिए कहे, 3 के लिए कहे, 4 के लिए कहे, 7 के लिए कहे, 8 के लिए कहे व 9 के लिए कहे, अगर कभी भी इनके इकाई अंक का पता लगाना हो तो घात में हमेशा 4 का भाग देते हैं। घात में हमेशा 4 का भाग देते हैं। ये सबको एक एक दे दे, जो बचे वापस दे। इसकी जरूरत पड़ेगी 20 मिनट बाद, किंतु बंटवा तो देते हैं ना। देखिए सबको एक एक दे। घात में हमेशा 4 का भाग देते हैं। अब बच्चा कहता है गुरुजी 4 का ही क्यों देते हैं? किसी भी संख्या को आप गुणा कर लो, चौथी बार वही स्थिति बनती है। जैसे 2 मैंने गुणा किया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देख लो इकाई अंक 2 ही आ गए।
जो पहले नंबर पे आता है 4 के बाद में वही आ जाता है। किसी को भी गुणा करके देख लेना। कोई बच्चा कहे मैं 3 को चेक करूंगा, ये 3 है, अब कर लो चाहे गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81, 81 थी 243। बोलो कितना आ गया? 3 आ गया। यानी जो पहले नंबर पे होता है उसको 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में वो इकाई अंक आता है। किसी भी संख्या को करके देख लेना, हमेशा सेम स्थिति बनती है। इसलिए किसका भाग देते हैं? 4 का भाग। किस में देंगे? घात में देंगे। अगर 1 शेष बचे तो 1 लिखो, 2 शेष बचे तो 2 लिखो, 3 शेष बचे तो 3 लिखो, 4 शेष बचे तो 4 लिखो। 4 शेष कभी बचेगा नहीं, यानी 0 शेष बचेगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 112 की घात 22 का इकाई अंक क्या होगा? पहला रास्ता 112 गुणा 112 गुणा 112 संभव नहीं है। दूसरा रास्ता केवल लास्ट वाला ले लूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 संभव नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? घात में 4 का भाग दूं। इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं घात। मैं 22 में 4 का भाग दूं, 4 पंजे 20, कितना बच गया? 2। यानी मैं यहां लिख दूंगा 112 की घात 2, यानी 112 गुणा 112। बोलो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4। अब घर पे यदि आप फालतू हो, इसको 22 बार लिख लेना और गुणा कर लेना, लास्ट में 4 ही आएगा। ये सभी के लिए लागू होता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो। इनका इकाई अंक का पता लगाना है। घात में हमेशा 4 का भाग देते हैं। भाग देने के बाद जितना शेष बचे उसको घात के स्थान पे लिख देते हैं। 1 शेष बचे तो 1 लिख देना, 2 शेष बचे तो 2 लिख देना, 3 शेष बचे तो 3 लिख देना, अगर 0 शेष बचे तो 4 लिख देना। ये जो भाग देते हैं ये कहलाता है भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाज्य। जितनी बार जाता है वो कहलाता है भागफल, और जो बचता है वो कहलाता है शेषफल। और वो भी किसका भाग देना है? 4 का। दे सकते हैं भाई? 2 क्वेश्चन करके बता दो इसको उतारने के बाद में। ये पेज जरूर इसकी वास्तव में 40 मिनट बाद पड़ेगी। एक मैंने क्यों दिया, एक उनको दे दिया, क्योंकि ये दिखाने के लिए एक वास्तव में क्वेश्चनों की संख्या इतनी आई है, आप सोचोगे पता नहीं क्वेश्चन आ भी रहेगा नहीं। पीछे एक टेबल जुड़वाई है मैंने, अब तक के एग्जाम की स्थिति बताइए। चलो बेटे इसको उतार के 3 क्वेश्चन कर लो। आ गया सबके पास? दो, 3, 4, 7, 8, 9 का एक ही नियम लगता है, घात में 4 का भाग दे लो। भाग देने के बाद जो भी शेष बचे वो बता दो। 3 उदाहरण आपके सामने लिख रखे हैं। 147 की घात 103, 293 की घात 89, 109 की घात 12। इनके इकाई अंक का पता लगाना है। एक 109 की घात 12 था। पहले नंबर का क्वेश्चन है 147 की घात 103। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है
293 की घात 89। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 109 की घात 12। 109 की घात 12। अब मैं सबसे पहले इसकी चर्चा करूं। बताओ भाई यहां घात कितनी है? 103। किसका भाग दूं? 4 का। 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पंजे 20, बच गया 3। यानी मेरे को 103 न लिख करके 3 लिखना है। अब तो हमारा क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। 147, 147, 147। 7 को 7 से गुणा किया तो 49, 9 को 7 से गुणा किया तो 63। बोलो इकाई अंक क्या आ गया? 3। अगर किसी को 4 का भाग देना ही नहीं आए फिर तो आप भी समझते हो मामला फिर तो सही नहीं है भाई। स्कूल लेक्चरर बन रहे हो तो कुछ तो स्तर होना भी चाहिए। कर लिया होगा दूसरा भी। जो ये सोच के पढ़े कि गणित पढ़नी नहीं है तो घाटे में जाएगा। टेबल देख लेना एक बार, फिर आप खुद सोच जाओगे कितना वैल्यू है। ये हमारा पहला हो गया। मैं पूछ लूं दूसरा आपसे, मेरे को तो ये बता दो शेष कितना बचेगा? बोलो भाई 1। ये लो 293। बोलो इकाई अंक क्या आ गया? 3। चलो बेटे आगे। तीसरा, इस बार शेष क्या बचेगा? 0। और मैंने कहा था 0 बचे तो क्या करते हैं, याद है? 4 का भाग दिया, 4 तिया 12। अगर 0 शेष बचे तो 0 न लिख करके क्या लिखेंगे? 4। यानी मैं लिख दूंगा 109 की घात 4। अब 4 बार तो गुणा कर ही सकते हो। 109, 109, 109, 109। इनको गुणा किया तो 36, इनको गुणा किया तो 36, 6 को 6 से। बोलो क्या आ गया? 6। वैसे गुणा कर लो चाहे। 9 को 9 से गुणा किया 81, 81। 1 को 9 से, अच्छा बिल्कुल 9 को 9 81। मैंने 36 लिख दिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल 81, 81। बोलो क्या आएगा? 1। कंप्लीट। अब मैं आगे चलने से पहले 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं और मैं जिनको कहूं उनको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, 123 की घात 22 और 102 की घात 9। ये तो हमारा चौथा क्वेश्चन है और ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। बहुत सरल है। 123 की घात 22, गुणा का चिन्ह, 102 की घात 9। दूसरा क्वेश्चन है 126 की घात 13, गुणा का चिन्ह, 171 की घात 219। दोनों कर दो बेटे। पहले तो इसकी बात कर ले। 123 की घात 2 ही रह जाएगा। सही है क्या बात? 123 की घात 2 रह जाएगा और ये 102 की घात 1 रह जाएगा।
यही है। अब देखो कितना सरल है, 123, 123, 102, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब देखो बुद्धिमान बच्चा तो इतना करता ही नहीं है, वो लिख देता 3 की घात 22, 2 की घात 9, 3 की घात 2, 2 की घात 1, 3 3 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। बात तो वही है, पर मैं क्या सोच रहा हूं, भाई आर्ट्स के बच्चे हैं, अपने को तो धीरे चढ़ना है, किंतु कभी गलत नहीं हो, इसलिए मैंने 123 लिख दिया। मैं चाहता तो केवल 3 भी लिख सकता था, क्योंकि मेरे को इकाई अंक से मतलब था। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी 8 आ गया। जिनका भी 8 आया है उनका बिल्कुल सही है, उसका बोलो 6। अरे ये तो कल की बात थी, बोलो 6 का क्या आता है, 6, 1 का 1, बोलो कितना आया, 6। फिर भी किसी ने गलती से 4 का भाग दे लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहे मैं तो दूंगा, ठीक है दे ले भाई, ले 4 का भाग। ये आ गया 126 की घात 1, और यहां पे अगर हमने 4 का भाग दिया तो बोलो कितना आ गया, 20। 3 का कितना बच गया, 3। ये लो 126, 171, 171, 171, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, बोलो कितना आ गया, 6। अब हम अभाज्य गुणनखंड में अब तक क्वेश्चन आए थे 7। 2 क्वेश्चन मैंने आपको अब तक करवा दिए, अब मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। लिखो, एग्जाम का क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी लिखा रहा हूं, जल्दबाजी मत करना, पेपर का क्वेश्चन है। लिखो, निम्न में से अभाज्य संख्याएं हैं, निम्न में से अभाज्य संख्याएं हैं। निम्न में से अभाज्य संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन है। ए नंबर पे 10, 15, बी नंबर पे 3, 9, सी नंबर पे 5, 25, डी नंबर पे 13, 19, बोलो 13, 19। अब मैं बता रहा हूं, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता 13, 20 तो भी होता, क्यों होता वो कारण बता रहा हूं। सहभाज्य संख्या क्या होती है, गणित की परिभाषा होता है उसका मैं से 1 होता हूं। अब मैं से तो सीखा ही नहीं पढ़ने, अरे जो किसी संख्या से नहीं कटती है वो सहभाज्य होती है। ये 5 से कट रही है, ये 5 से कटी, इसका मतलब इसका मैं से 5 है। जैसे आपको यही नहीं पता, एक बच्चे से मैंने पूछा 125/30, बोलो आपने किससे काटा, 5 से। ये कितना आया, 25, और ये कितना आया, 6। 5 से ही क्यों काटा, इसका कारण है 125 और 30 का में से 5 है। अब अपन तो क्या सोचते हैं, 5 का भाग चला गया, अरे जो भाग जाता है वही तो में से होता है, जो भाग जाता है वही तो में से होता है। ये 125 और 30 का में से निकालेंगे तो 5 आएगा, इसलिए ये 5 से कटा था। पर अपने को तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि में से तो है ही नहीं। सहअभाज्य संख्या मैंने एक ऑप्शन लिख दिया, 10, 15 ये 5 से कटता है, यानी इसका में से 5 है। 3, 9 ये 3 से कट रहा है, यानी इसका में से 3 है। 5, 25 5 से कट रहा है, यानी में से 5 है। 13, 19 किसी से नहीं कटता। कोई कहेगा मैं 13 और 20 लूं तो भी किसी से नहीं कटेगा। तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखो,
फिर चारों ऑप्शन लिखो, फिर इसके पास में साइड में एरो लगा के लिख लो, जहां से अभाज्य संख्या लिखा है उसके नीचे अंडर करके साइड में चलो। जिन संख्याओं का में से एक होता है, जिन संख्याओं का में से एक होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाँ बिल्कुल, में से बोल दो, महत्तम समवर्ती बोल दो, HCF बोल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किंतु मैं जो दूसरी लाइन लिखाऊंगा वो करनी है अपने को, तो ये तो गणित की बात बोली है मैंने। जिन संख्याओं का में से एक होता है, संक्षिप्त में बोलते हैं में से, पूरा बोलते हैं महत्तम समवर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिन संख्याओं का में से एक होता है, या अब ये लाइन काम की है, या ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा, अब ये अपने समझने की लाइन है, ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हो, ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हो। अब बताओ ये किससे कट रही है? 5 से। इनका में से क्या है? 5। ये आपस में 5 से कट सकती है, 5 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें 5 का भाग जाता है। 13 और 19 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, एक का तो जाता है। अगर 13 का दूंगा तो 19 में नहीं जाएगा, 19 में दूंगा तो 13 का नहीं जाएगा। 13 और मैंने 20 लिखा, 13 में है तो 20 में नहीं, 20 में है तो 13 में नहीं। मैंने लिख दिया 5 और 7, 5 में जाता है तो 7 में नहीं, 7 में जाता है तो 5 में नहीं। तो ऐसी संख्याएं जिनका में से एक होता है वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। किंतु आपने को तो याद ही नहीं में से क्या है, एक के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। अब जैसे मैं लिख रहा हूं, आप उतारोगे नहीं। 4, 16, 20, 9, 13, 17, 5, 30, 25, 6, 18, 24। बताओ इसमें सहभाज्य संख्या किसको मानेंगे? 9, 13, 17। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन ये आया था। चलिए आगे। में से क्या होता है अपन पढ़ नहीं सकते, क्यों? में से तो पूरा चैप्टर है। अपने को जरूरत क्या है? में से की सीधी सी परिभाषा थी कि जिसमें एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, बस वो क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। यद्यपि में से निकाल सकते हैं, फिर वो अपने काम का नहीं है। जैसे 10 और 15 की बात कर रहे हैं, ये 10 और 15 है। बताओ 10 का भाग मैंने 15 में दिया तो बोलो कितना शेष बच गया? 5। ऊपर से उतारा 10, बोलो कितना? 0। इसका मतलब बोलो इसमें लास्ट बार किसका भाग गया? 5 का, यानी में से कितना है? 5 है। किंतु अपने को तो एग्जाम करनी है ना पास, दिमाग थोड़ी लगाना है ज्यादा। जिनका में से एक आ जाए वो सह अभाज्य संख्याएं होती है। लिखो अगला, इससे भी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम का। हाँ भाई, इसमें सेम आपने इसमें किसका भाग दिया? 3 का। इसमें तो नहीं जा रहा, इसमें तो नहीं जा रहा। एक ही संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटे, एक ही संख्या की। जिन संख्या का में से एक हो, ये तो गणित की परिभाषा है, पर अपन ने इसको बदल दिया। जिनमें एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। आपने किसका भाग दिया? 3 का या 9 का दिया। 9 का दिया तो इसी में गया, इसमें नहीं गया। ऐसे तो इसमें भी जाएगा, इसमें 13 का जा रहा है, इसमें 19 का जा रहा है। एक ही संख्या का भाग सब में नहीं जाना चाहिए। ठीक है बेटे, चलो आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मानो 10,000 में 9,999 फेल होते हैं। लिखो क्या है? 1 से 100 तक की संख्याओं में
कितने युग्म अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है? 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने युग्म अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है? लिखो, ए नंबर पे 5, बी नंबर पे 6, सी नंबर पे 3, डी नंबर पे 2 और ई नंबर पे इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, एक बच्ची ने मैसेज भेजा है, बोले गणित के टॉपिक पूरे 1 महीने में करवा दोगे क्या? ये मैडम ग्रीष्मकालीन बैच के बच्चे हैं, 30 जून पहले सब कुछ हो जाएगा। किंतु अब अपने को देखना थोड़ी, अपने को तो पढ़ाने से मतलब है, ठीक है ना? आप टेंशन मुक्त रहो। मेरे को जो कहा गया है, कितने दिन के लिए आए हो आपको पता है, फिर सुबह शाम के मिला के लगभग 30-35 क्लास में A to Z कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटे? लगातार एक ही मैसेज बारी बारी से करते हैं, फिर अब ध्यान इधर उधर हो जाता है। बताओ भाई, ऑप्शन लिख लिया? मैं दोबारा से ऑप्शन बोल रहा हूं। ए नंबर पे 5 है, बी नंबर पे 6, 3 नंबर पे, सी नंबर पे 3 है, डी नंबर पे 2, ई भी लिखना पड़ेगा इसमें। इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, देखे बोलो। 5 नंबर। बताओ क्यों? युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती है? युग्म अभाज्य संख्याएं, यही तो पूछ रहे हैं। अब 1 से 100 तक अभाज्य संख्या अपन जानते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। वहां लिखना नहीं है, केवल समझा रहा हूं। 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये होती थी, अपन ने लिख रखी थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एग्जाम में न तो अपने को गिनना है और न अपने को सोचना, अपने को तो केवल टिक लगाना था। अब बताओ, अब आंसर बता दो जिन्होंने भी बताया। बोलो क्या है? 3 ई है, तो फिर कितनी होंगी ये भी बताओ। बोलो 8। अब युग्म अभाज्य संख्याएं होती क्या है, तभी तो बताएंगे। बताओ, जिन अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होता हो। युग्म अभाज्य संख्याएं, एक जोड़ा बन गया 3 और 5 का, एक जोड़ा बन गया 5 और 7 का। सही है? एक जोड़ा बन गया 11 और 13 का, एक जोड़ा बन गया 17 और 19 का। सही है भाई? एक जोड़ा बन गया 31 को इसके पास से लिख देता हूं, जोड़ा बना देते, 29 और 31 का। बोलो, एक बन गया 41 और 43 का। और बोलो, एक बन गया 59 और 61 का। और बोलो, 71 और 73 का।
और बोलो, बस गिन लो, देखे कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिन्होंने भी 8 सोचा है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। 8 ऑप्शन में था नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अब यदि बेटे मैं शोतक अभाज्य संख्या लिखा के छोड़ देता और फिर ये क्वेश्चन आता तो युग्म अभाज्य संख्याएं, यानी युग्म अभाज्य, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बनाना है। कौन सा जोड़ा? जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होता है वो युग्म अभाज्य संख्याएं होती है। बताओ ऐसे कितने जोड़े बनते हैं? 8। जिन्होंने भी 8 सोचा है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अब 2022 का क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत सरल है। इतना सरल था जो अक्टूबर में एग्जाम हुई थी, जिसकी कोई हद नहीं, किंतु क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ था कि पढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई अपनी। हाँ लिख लो, बिल्कुल लिखा दे। तो ये भी उतारना इसमें तो ना, अच्छी चीज है, इसकी परिभाषा भी लिखा देता हूं। लिखा हूं बेटे। अभाज्य संख्याओं में ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं में ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य 2 का अंतर होता है। अभाज्य संख्याओं में से ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य 2 का अंतर होता है। ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं होती है। पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखाया जो किसी एक संख्या से नहीं कटती है वो सहभाज्य संख्या होती है। इसमें मैंने लिखा है जो भी अभाज्य संख्या है अगर उनके बीच में 2 का ही अंतर हो, ऐसे जो जोड़े बनते हैं वो युग्म अभाज्य संख्याएं होते हैं। 1 से 100 तक में कितने जोड़े बनते हैं? 8। अगर मान लो ऊपर वाला ने 4, यही क्वेश्चन आ गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 100 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। 1 से 100 तक में 8 जोड़े होते हैं। चलो बेटे आगे लिखो। है अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, युग्म को बोलते हैं पेयर्स। किंतु अधिकतर बच्चे मैडम हिंदी मीडियम के हैं, है ना, तो थोड़ा सा आप देख लिया। लिखो अगला क्वेश्चन। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन लिखाऊंगा 5 लाइन का, आप कहोगे इसकी इंग्लिश करो, तो उसका कोई रास्ता नहीं। लिखो 15/11/2022 संस्कृत शिक्षा विभाग का क्वेश्चन। नवंबर में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी संस्कृत डिपार्टमेंट की। बाजार में 90% किताबों में जनरल डिपार्टमेंट का पेपर ही जोड़ रखा है, संस्कृत का भी तो है ना भाई। 15/11/2022 संस्कृत डिपार्टमेंट की तरफ से जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन लिखा रहा हूं। लिखो एल्फा तथा बीटा एल्फा तथा बीटा दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बड़ा है, आंसर 1 सेकंड का है।
एल्फा तथा बीटा दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं जिसमें एल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड, जिसमें एल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है, जिसमें एल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है, तथा बीटा का, इसको बोलते बीटा, तथा बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है। बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो बताइए कि एल्फा प्लस बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड, एल्फा प्लस बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? एल्फा तथा बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ए नंबर पे लिखा हुआ है 2, बी नंबर पे 3, सी नंबर पे 4 और डी नंबर पे 6। मैंने आपको कहा था कि इस अभाज्य के अलावा जो भी चैप्टर उसके क्वेश्चन प्रिंटेड मिलेंगे, इसको इसलिए नहीं करवाया था, इसके 5 ही क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन के लिए पेज देते हैं तो आप भी समझ, तो संस्था वाले भी क्या कहें भाई, एक पेज में आगे पीछे मिला के कम से कम 20-25 क्वेश्चन होने चाहिए, उसमें 5 ही क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने लिखा दिया। इसके बाद एक और है। अब ये अल्फा बीटा देखते बच्चे तो दुखी हो गए, पर कई बच्चों ने चांस लिया। न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 4 और 6 तो न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड होता ही नहीं है। अभाज्य गुणनखंड तो है ही नहीं। अरे 50-50 पे तो आ ही गए, अब चांस भी लेते हो तो। कईयों ने तो बोला गुरुजी हमने तो चांस ही ले लिया। फिर 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं है और 6 भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब इन दोनों में से एक है, 2 नंबर हैं, 2000 बच्चे आगे पीछे ले जा रहे हैं। अब किसी ने इसको चांस लिया और किसी ने इसको लिया, तो कईयों का तो उद्धार वैसे ही हो गया। अब अपन तो क्वेश्चन पढ़े ना, एक संख्या एल्फा है और एक संख्या बीटा है, यही बोला। अब बताओ क्वेश्चन क्या है आगे? एल्फा तथा बीटा दो पूर्णांक संख्या है, एल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3। तो इसके जो भी गुणनखंड है वो कम से कम पहला तो 3 है, 3 है। इसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5। अब बेटे जब भी गुणनखंड करते हैं तो कम से कम 2 तो होते हैं, कम से कम 2 तो होते हैं। अब न्यूनतम गुणनखंड नहीं बोला, न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड बोला है। इसका मतलब मेरी जो भी संख्या थी वो कम से कम 15 तो होगी, क्योंकि उसका एक गुणनखंड 3 कर रहे हो जो सबसे छोटा है। 3 के बाद में 4 तो है ही नहीं, 4 के बाद में क्या है? 5। इसका मतलब वो संख्या कितनी थी? 15। एक गुणनखंड न्यूनतम है, वो कितना है? 3। अब 3 के बाद में एक गुणनखंड और होगा कम से कम, 4 तो हो ही नहीं सकता है, 5 है। यानी वो संख्या 15 थी और जब मैंने उसके अभाज्य गुणनखंड किए थे तो उसके गुणनखंड हुए थे 3 और 5, और उसमें न्यूनतम क्या था? 3। ये किसने कहा है? आपने कहा, मतलब क्वेश्चन ने कहा। दूसरी संख्या कितनी है? बीटा। उसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5। 5 के बाद 6 होता है क्या? नहीं। फिर क्या होता है? 7। 7 पंजे 35, यानी दूसरी संख्या 35 थी, उसके गुणनखंड कितने हैं? 5, 7। अब बताओ, बोले जोड़ के गुणनखंड क्या होंगे? एल्फा प्लस बीटा
15 प्लस 35 50। बोलो 50 का न्यूनतम गुणनखंड 2, 5 5। बोलो न्यूनतम गुणनखंड क्या है? 2। आप यकीन करो या मत करो, 10,000 में से 9,999 बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया था। बोले गणित है, नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ देंगे। क्वेश्चन कितना सरल था। न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो जब भी कोई गुणनखंड होता है तो कम से कम 2 तो होना चाहिए। 3 सबसे छोटा है, तो 3 से बड़ा मैं किसको लूं? 4 तो मैं ले ही नहीं सकता। इसका मतलब किसको लूं मैं? 5 को। यानी एक संख्या कितनी थी? 15। दूसरी संख्या कितनी है? 35। बोलो दोनों को जोड़कर गुणनखंड करो, तो 50 के गुणनखंड करता हूं तो क्या आता है? 50 के गुणनखंड करते हैं तो 2, 25, 5 5, 2, 5 5। बोलो भाई न्यूनतम गुणनखंड कितना होता है? 2। ये संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब हम पेज की चर्चा करते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, गणित कोई सरल तो होता नहीं है। आपको राजी करना हो मैं कह देता छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, किंतु ऐसा नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं जैसे वैसे ही बता रहा हूं, अगर मैं बोलूं न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 11 है, तो फिर अगला क्या हो गया? 13, यानी वो संख्या 143 हो गई। अगर मैं कहूं न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 7 है, तो फिर 7 के बाद क्या होता है? 11, यानी 11 7 77। पेपर बनाने वाले ने कहा कि 2 संख्याएं हैं, उनको नाम दिया है एल्फा और बीटा। इस एल्फा का एक न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो 3 के बाद में फिर दूसरा अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा, यानी वो संख्या कितने की थी? 15 की। एक दूसरा न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है, दूसरी कितनी थी? 7। 7 पंजे 35। बोलो दोनों को जोड़ के बताए तो न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2। अब एक बार पेज के पीछे की तरफ चलो। ये मैंने मेरे मन से नहीं लिखे, वास्तव में जो पेपर के क्वेश्चन आए हैं वो ही लिखे। 2011 में जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, उस समय सिलेबस का बंटवारा नहीं हुआ था, मिक्स हुआ था। उस समय बंटवारा नहीं था, ये हिंदी अंग्रेजी रीजनिंग वगैरह नहीं आती थी, मैथ ही आती थी। उस समय 12 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में 2013, ये फोरम का वर्ष 13, और एग्जाम हुई थी 2014 में, उसमें गणित के 8 क्वेश्चन आए थे। 2016 में फिर एग्जाम हुई, 15 में विज्ञप्ति निकली थी, उसमें गणित के 10 क्वेश्चन आए थे। फिर 2018 में मैंने 4 बार क्यों लिखा? 2018 में जो विज्ञप्ति निकली थी उसकी जनवरी 2021 में एग्जाम हुई थी, जो बच्चियां टंकी पे चढ़ गई थी, विवाद बना था। उस समय जनवरी के महीने में एग्जाम हुई थी, 3 चरणों में करवाई थी, इसलिए 3 पेपर है। 2018, 2018, 2018। एक बार 8 आए, दोबारा 6 आए, तीसरी बार 8 आए। फिर उसी समय संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम हुई थी अगस्त में, 1 या 2 अगस्त को हुई थी, उसमें क्वेश्चन आए थे 8। फिर कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर संस्कृत डिपार्टमेंट ने एक और एग्जाम ली थी, उसमें क्वेश्चन आए थे 8। फिर आ गया 2022, जिसकी एग्जाम अभी पिछले साल हुई है, अक्टूबर में हुई थी। वो कितने चरणों में हुई थी? 4 चरणों में। संस्कृत डिपार्टमेंट जुड़ते ही कितने हो गए? 5। ये क्वेश्चनों की संख्या है। हम ये चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आए और हमारे गणित में 15, 16, 17 नंबर सही हो जाए। अब आज हम पहले चैप्टर की भूमिका तैयार कर रहे हैं। अभी आपको क्वेश्चन नहीं करना है, रोज एक पेज मिलेगा। आज ही मैंने क्यों दिया? केवल ये संख्या बताने के लिए दिया।
इस पेज को रोज घर से सोल्व करना है, लाना है, अगले दिन दूसरा मिल जाएगा। इस तरीके से आप सबसे पहले लिखो घनाभ और घन। एक होता है घन और एक होता है घनाभ। अगर किसी के पास पेज नहीं आए हो तो ले लो, आगे सबके पास और भी रखे हैं। आधा बेटे आगे आ जा, ले जाए जल्दी आगे। घनाभ घन या घन घनाभ कुछ भी लिखो। एक होता है घन और एक होता है घनाभ। केवल इसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। क्यूब और क्यूबॉइड, किंतु बेटे सारी चीज इंग्लिश को नहीं बता सकते। देखो हाँ, वो तो लिखवाई देंगे ना अगली बार ये चीज। तो जैसे आपने कहा ना, तो मैं टॉपिक में इंग्लिश भी जुड़वा दूंगा अगले पेज में। अगले पेज में जुड़वा देंगे, इसमें तो जोड़ी नहीं उन्होंने इंग्लिश। एक घन है, एक घनाभ। क्यूब और क्यूबॉइड। एग्जाम में कभी आकृति नहीं बनाएंगे, अगला जो पेज मिलेगा ना उसमें इंग्लिश भी लिखवा देंगे। एग्जाम में आकृति नहीं बनवाएंगे, आकृति देंगे भी नहीं, केवल उससे क्वेश्चन देंगे। किंतु होती क्या आकृति? जैसे मैंने ये एक आकृति बनाई, हाथ से बनाई है, 19-20 हो सकती है ना। एक होता है घन, एक होता है घनाभ। जैसे ये डस्टर है, मान लो ये तो इधर से थोड़ा सा वो है, जो लकड़ी का डस्टर आता है, अपन उसकी बात कर लेते हैं। जैसे इसी की बात करते हैं, इससे भी अच्छा आपकी कॉपी की बात कर लेते हैं। लो कॉपी दो। ये घनाभ है, इसकी लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, असमान होती है, वो क्या कहलाता है? घनाभ। लिखाऊंगा मैं, पहले बता रहा हूं। जैसे जो लकड़ी का डस्टर है, ओसवाल का जो साबुन है, माचिस की जो डिब्बी है, वो क्या कहलाता है? घनाभ। ठीक है भाई, वो कहलाता है घनाभ। जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, असमान होती है, वो कहलाता है घनाभ। अब जैसे ये कॉपी है, माचिस की डिब्बी है, ओसवाल साबुन है, आप देखना लंबाई कुछ और होती है, चौड़ाई कुछ और होती है और ऊंचाई कुछ और होती है। किंतु बहुत सारे बच्चों ने सीख रखा है लंबाई इज नॉट इक्वल टू चौड़ाई इज नॉट इक्वल टू ऊंचाई। बोले ये घनाभ होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। बी नंबर पे लिख दिया लंबाई इज नॉट इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई। सी नंबर पे लंबाई इक्वल टू चौड़ाई नॉट इक्वल टू ऊंचाई। और डी नंबर पे लिख दिया उपरोक्त सभी। एग्जाम में क्वेश्चन आया, बोले निम्न में से घनाभ की विशेषता है। 99% बच्चों ने एक टिक लगा दिया, क्योंकि अधिकतर किताबों में यही लिखा हुआ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, बोले वो घनाभ होता है। ऐसा नहीं है। कम से कम दो भुजाओं का असमान होना जरूरी है। यहां लंबाई और चौड़ाई असमान है, इसका मतलब ये भी एक घनाभ है। यहां चौड़ाई और ऊंचाई असमान है, इसका मतलब ये भी घनाभ है। ये भी घनाभ है, ये भी घनाभ है, ये भी घनाभ है। यानी हमारा उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त सभी, सॉरी उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं का तो नेक्स्ट है। अब जिस बच्चे ने इसके टिक लगाया उसकी बात बिल्कुल सही थी, किंतु बेटे ये दोनों गुण भी तो उसमें होते हैं।
अधिकतर किताबों में लिख रखा है तीनों भुजाएं असमान हो, यह गलत परिभाषा है। कम से कम 3 भुजाओं में से यदि 2 भुजा असमान है तो वो क्या होता है? घना। अब घन की बात करें, इसकी जितनी इसकी लंबाई होती है, जितनी इसकी चौड़ाई होती है, जितनी इसकी ऊंचाई होती है, यानी इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान। जैसे सांप सीढ़ी की कांटी, सांप सीढ़ी की जो कांटी आप देखना, जितनी इसकी लंबाई होगी, जितनी इसकी चौड़ाई होगी, जितनी इसकी ऊंचाई होगी, वो क्या कहलाता है? घन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कम 2 भुजाएं यदि असमान है, इसका मतलब वो घनाभ बनाएगी, और यदि तीनों भुजाएं समान है तो वो क्या बनाएगी? घन। अब 3 छोटे से क्वेश्चन है, उतारना नहीं, मैं लिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, सतह या फलक कितने होते हैं? सतह, जैसे भाई ये सतह कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, चाहे घन हो चाहे घनाभ। सतह बोल दो, फलक बोल दो, पृष्ठ बोल दो, कितने होते हैं? 6। दूसरा क्वेश्चन, कोण एंगल, बोलो कितने होते हैं? 8। अब जैसे इसकी बात करें तो एक कोण तो ये बन गया, एक कोण ये बन गया 2, एक ये बन गया 3, एक ये बन गया 4, एक ये बन गया 5, एक ये बन गया 6, एक ये बन गया 7, एक ये बन गया 8। अपन तो इस कमरे को घनाभ मान लेते हैं। बताओ कितने कोण बने? एक तो वो बन गया, एक नीचे हो गया 2, 2 इधर हो गए 4, 2 उधर हो गए 6, और 2 उधर हो गए 8। बताओ सतह या फलक कितने होते हैं? 6। कोण कितने होते हैं? 8। किनारे बोलो कितने होते हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, सतह या फलक 6 होते हैं, कोण 8 होते हैं, और किनारे 12 होते हैं। अब हमसे एग्जाम में क्या पूछा है, पेपर आपको दे दिया अब तक की स्थिति के अनुसार। नंबर 1 हमसे पूछ सकता है इसका एरिया, हमसे पूछ सकता है इसका वॉल्यूम, या फिर हमसे क्या पूछ सकता है, इसमें हम ईंटें लगाना चाहते हैं, कितनी ईंटों की जरूरत है, या अगर ईंटों की रेट दे दे तो खर्चा पूछ सकते हैं। तो जो अब तक एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो आपके पास में पीछे जोड़ रखा है मैंने। आप देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 18 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2022 का क्वेश्चन भी है, 2020 का भी है, 2020 का भी है, 2016 का भी है, 2014 का भी है। यानी स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में घनाभ में से इतने क्वेश्चन लिए हैं। कल पहले इनके फॉर्मूले लिखेंगे, फिर पहले मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट पेज होगा ना उसमें इंग्लिश भी जुड़वा देंगे। ठीक है बेटे, बाकी सब करेंगे कल। जिसके पास पेज नहीं है वो ले लो।